दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में भी हमने मूल अधिकार के बारे में चर्चा की है। मूल अधिकार के सामान्य परिचय को पढ़ा है, अनुच्छेद 12 को पढ़ा है, अनुच्छेद 13 को पढ़ा है। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इन एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 14 से लेकर 18 तक है। अब हम अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 व 18 को लेकर चर्चा करेंगे। एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, एक एक प्रावधान को पढ़ेंगे, जिससे आपका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसी क्रम में सबसे पहले हम जिस अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे वो अनुच्छेद हमारा होगा अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से। समानता का अधिकार क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस अनुच्छेद को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 14 अनुच्छेद ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि विधि, अनुच्छेद 14 ये कह रहा है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है अनुच्छेद 14 क्या कहता है, हम देखते हैं। विधि के समक्ष सभी समान होंगे। ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा हमने किस देश से ग्रहण की है? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ये अवधारणा हमने किस देश से ग्रहण की है? तो यहाँ हमारा उत्तर जो होगा वो होगा कि यह अवधारणा हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। तो ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा हमने कहाँ से ग्रहण की है? अवधारणा, तो ये अवधारणा हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। चलो कोई बात नहीं। इंग्लैंड के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, और वो चीज उठा के अपने भारत में ले आए। भारत में क्या कहते हैं कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। चलो ये आपने लागू कर दिया। क्या ये अवधारणा लागू करना सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो इसका उत्तर होगा ये अवधारणा नकारात्मक साबित हुई। जिसके पीछे कारण यह है कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार की जनजातियां, महिला अलग, पुरुष अलग, आदिवासी अलग, जनजाति, अनुसूचित जाति अलग, अनुसूचित जनजाति अलग, साथ में कहीं मरुस्थल है तो कहीं पहाड़ है, कहीं सूखा है तो कहीं नदियां बह रही है, कहीं झीलें हैं तो कहीं तालाब है। अगर व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो भारत में एक कानून पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। कहीं बहुत ज़्यादा अमीरी है तो कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं नदी नाले बहते हैं तो कहीं पीने के लिए भी पानी नहीं है। क्या ऐसे इस प्रकार के विभिन्न भौगोलिक देश से क्या एक कानून लागू किया जा सकता है? दिल्ली में बैठा हुआ आदमी के लिए एक कानून बनाते हो, क्या वो कानून जैसलमेर में बैठा हुआ आदमी पर लागू होगा या नहीं होगा? तो दिल्ली में बैठे हुए आदमी की अलग परिस्थिति है, जैसलमेर में बैठे हुए व्यक्ति की अलग परिस्थिति है, नागौर में बैठे हुए व्यक्ति की अलग भी। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार की जनजातियां, विभिन्न प्रकार के वर्ग, साथ में भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक विशेषता है। इसलिए जो विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये अवधारणा भारत में नकारात्मक साबित हुई। एक कानून बना गया, एक कानून को 28 राज्यों में लागू करते हैं तो 2800 प्रकार की समस्या आती है। तो ये लोगों ने ये कहा कि जो आपने विधि के समक्ष समानता का जो कानून लेके आए हो, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए हो, ये भारत में लागू करना असंभव है। कारण पूछा गया तो कहा कि 28 राज्य हैं, 29 राज्य थे पहले, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी है। इन राज्यों में इतने प्रकार की समस्या आ रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की समस्या है, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की समस्या है, जिसके तहत भारत में विधि के समक्ष सभी समान होंगे अवधारणा लागू नहीं होती है। कहा कि अवधारणा अगर लागू नहीं होती है तो फिर अवधारणा कौन सी लागू होगी? तो दूसरी अवधारणा लेके आए कि विधि के समक्ष संरक्षण।
जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए, अलग अलग वर्गों से संबंधित जातियों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग प्रावधान है, पुरुषों के लिए अलग प्रावधान है, बच्चों के लिए अलग प्रावधान है। अगर पुरुषों में देखें तो पिछड़ा वर्ग के अलग प्रावधान है, SC ST के लिए अलग प्रावधान है, जनरल के लिए अलग प्रावधान है। अगर आपने कहा तो फिर क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई जनरल का व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति के लिए अलग नियम होंगे, विकलांग व्यक्ति के लिए अलग नियम होंगे, गरीब व्यक्ति के लिए अलग नियम होंगे। तो ये जो अवधारणा है कि विधि के समान संरक्षण, ये अवधारणा हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इस अवधारणा में भारत को में लागू किया गया। तो हम यह कह सकते हैं पहले जो इंग्लैंड से लेके अवधारणाएं, ये अवधारणा नकारात्मक साबित हुई, जिसके पीछे कारण यह है कि इसके तहत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाना असंभव था, क्योंकि सभी लोगों के लिए सभी एक प्रकार का नियम बनाया जा सकता है। तो पहले यह अवधारणा, पहली अवधारणा इंग्लैंड वाली अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाद में हम अमेरिका से जो अवधारणा लेके आए उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो हम चर्चा करें कि विधि के समक्ष जो समान होंगे सभी समान होंगे, ये अवधारणा हमने कहाँ से ली है? तो ये अवधारणा हमने इंग्लैंड से ली है। सभी व्यक्तियों के लिए कानून और विधि समान रूप से पूरे भारत में लागू होगी, ये बात ये कह रहा है। सभी व्यक्तियों के लिए विधि कानून, इसके तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि व कानून होगा। विधि व कानून होगा कि जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए एक ही विधि होगी, एक ही कानून होगा। सभी लोगों के लिए समान रूप से एक विधि कानून बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो अवधारणा है, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, बाहर देश के लिए अवधारणा नकारात्मक साबित हुई। तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, भारत देश के लिए ये अवधारणा नकारात्मक साबित हुई। समझ में आ गया कि हमने विधि के सभी समान होंगे, समक्ष सभी समान होंगे, यह अवधारणा हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। और जिस अवधारणा को हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है, ये अवधारणा भारत में नकारात्मक साबित हुई। और जिसके पीछे कारण माना जाता है कि भारत में अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग प्रकार के समुदाय, अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण एक कानून को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अवधारणा कि विधि के समक्ष सभी, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा को पढ़ेंगे। नंबर 2 की जो अवधारणा है वो हम पढ़ेंगे विधि के समक्ष संरक्षण। ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा हमने इंग्लैंड से न लेकर हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड वालों को कहा कि यार आपने जो पीछे जो अवधारणा दी वो मस्त नहीं दी, अच्छी नहीं दी, ये भारत में लागू नहीं हो रही है। तो अमेरिका वालों ने कहा कि आप हमारे पास आओ ना, हम एक अच्छा आपको एक कानून बताते हैं, अच्छी अवधारणा बताते हैं कि आपको अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नियम बनाने पड़ेंगे, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से जो व्यवस्था है वो अमेरिका में भी लागू नहीं हो रही है। तो अमेरिका वालों ने आमंत्रित किया, भारत वहाँ गया, भारत ने वहाँ से क्या लेके आया? विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण।
ये विधि के समान जो संरक्षण है, ये अवधारणा कहाँ से हमने ग्रहण की? अमेरिका से ग्रहण की। अमेरिका वालों से हमने क्या लिया? विधि के समान संरक्षण। इसके तहत क्या किया जाता है? ये अवधारणा हमने अमेरिका से ग्रहण की। इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि आपने, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे वो पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, आप पेपर देते हो। पेपर देते समय जिस समय रिजल्ट आता है उस समय चयन किया जाता है। जनरल की मेरिट अलग है, जनरल महिला की मेरिट अलग है, जनरल में विकलांग है, विधवा है, उनकी मेरिट अलग है। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओबीसी में लागू होता है। ओबीसी प्रथम, ये जो सामान्य जो व्यक्ति है उनके लिए अलग नियम है, महिलाओं के लिए अलग नियम है, और साथ में जो ओबीसी में ही विकलांग होते हैं, जो विधवा होते हैं, उनके लिए अलग नियम है। SC ST के लिए अलग नियम है, आदिवासी जनजातियों के लिए अलग नियम है। इसी प्रकार के बाद में जिस प्रकार जब काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया, जैसे चयन हो गया, चयन के बाद में जब स्कूल या आपका क्षेत्र आवंटन किया जाता है, उस समय पहले उन लोगों को महत्व दिया जाता है जो विधवा होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनको पहले महत्व दी जाती है। मतलब ये हुआ कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे। ये अवधारणा हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। तो हम इसके तहत हमें ये पता चल गया कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बने जाएंगे, और साथ में इसका मतलब दूसरा ये भी हो गया कि सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून लागू नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अवधारणा भारत के लिए सकारात्मक रूप से साबित हुई। भारत को एक नए कानून के तहत ऐसे सिस्टम मिल गया कि हम मणिपुर के लिए अलग प्रावधान कर सकते हैं, राजस्थान के लिए अलग कर सकते हैं, राजस्थान में जैसलमेर के लिए भी अलग प्रावधान कर सकते हैं, और जिसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, या अन्य जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनके लिए अलग नियम बनाकर उसको भी ऊपर उठाया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं ये अवधारणा हमने अमेरिका से ग्रहण की। इसके तहत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे। इसके तहत अलग अलग लोगों के लिए क्या बनेंगे? एक नियम बनाएंगे या अलग अलग नियम बनाए जाएंगे? नियम बनाए जाएंगे। साफ पता चल गया कि अमेरिका से जो अवधारणा ली है वो ये कहती है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग आप नियम बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि समान लोगों के लिए समान नियम होंगे। अगर कोई विकलांग है तो विकलांगों के लिए भी एक नियम लागू होगा। जैसे एक पुलिस की दौड़ हो रही है, पुलिस की दौड़ में जनरल को अलग टाइम दिया जाता है, इसके साथ में जो विकलांग भाई बंधु होते हैं उनको अलग टाइम दिया जाता है, साथ में महिलाओं के लिए भी अलग टाइम दिया जाता है। तो समान लोगों के लिए समान नियम बनाए जाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं दूसरी अवधारणा इसमें, समान लोगों के लिए समान नियम बनाए जाएंगे। समान लोगों के लिए समान नियम बनाए जाएंगे। ये जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि हमने पिछले कुछ समय से अनुच्छेद 14 को पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 14 में दो अवधारणा दी गई है। एक अवधारणा का नाम है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। दूसरी अवधारणा जिसको हमने अमेरिका से ग्रहण किया है, विधि के समक्ष संरक्षण वाली। इन दोनों अवधारणाओं को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि भारत में क्या सभी लोगों के लिए कानून, नियम, विनियम बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं? सभी लोगों के लिए लागू होते हैं या नहीं होते हैं? या कुछ जैसे कुछ पद है, कुछ श्रेणियां हैं, उनके लिए अलग नियम या प्रावधान किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति व समस्त राज्यों के राज्यपाल, इनके लिए कुछ प्रावधान, विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके लिए प्रावधान ये किया गया है कि विधि के समक्ष समानता का अवधारणा इस पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 361 यह कहता है
भारत के राष्ट्रपति, समस्त राज्यों के राज्यपाल, इनके लिए विशेष एक प्रावधान किया गया है कि इनके विधि के समक्ष सभी समान नहीं होंगे, ये उनके लागू नहीं होता है सिद्धांत। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 361 क्या कहता है? अनुच्छेद 361 यह कहता है कि जो सब विधि के सभी समान होंगे, इसके तहत दो पदों को इनके सिद्धांत पर लागू नहीं किया गया है, एक तो राष्ट्रपति को, एक राज्यपाल को। इनको बाहर किया गया है विधि के समक्ष समानता से। आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 यह कहता है कि संसद के सदस्यों के लिए अलग से उनके लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं। आपको पता है कि पीछे भरतपुर राज्य के सांसद पर एक बार हमला किया गया था। मेरे हिसाब से इस प्रकार का एक मुद्दा अपने राजस्थान विधानसभा में उठा था। विधानसभा में ये कहा गया था, विधानसभा में कुछ सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था, कुछ सदस्यों को अलग अलग अधिकारों से वंचित किया गया था। इसको लेकर चूरू विधानसभा क्षेत्र के श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि हमें विशेषाधिकार है, और वो इस विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 के तहत दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 194 ये कहता है कि विधान मंडल के सदस्य, और विधान मंडल में कौन कौन शामिल है? विधानसभा शामिल है, विधान परिषद शामिल है। तो हमें विधान मंडल के सदस्यों के लिए अनुच्छेद 194 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। हमें अनुच्छेद 194 में जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों को हम उनको व्यक्त कर सकते हैं, हम उन पे काम कर सकते हैं, हमें ये अधिकार दिया गया है। इसका मतलब हुआ ये 2-3 दिन अनुच्छेद 194 का मामला उठा था। इसका मतलब यह है कि इस विधि के सभी समान होंगे, ये प्रक्रिया 3 जगह लागू नहीं होती है। एक तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल पर लागू नहीं होती, एक अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों पर लागू नहीं होती, और एक अनुच्छेद 194 के तहत किस पे लागू नहीं होती? राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर लागू नहीं होती है। तो ये जो 3 बातें हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए, इसके संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। हमने 3 बातें भी कर ली, 3 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर ली, और इस प्रकार हम एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो 395 अनुच्छेद आपके अंगुलियों पर याद हो जाएंगे, और अनुच्छेद से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो मेरे ख्याल से आपका गलत नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समानता की अवधारणा लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि विधि के समक्ष समानता की अवधारणा राष्ट्रपति व राज्यपाल पर लागू नहीं होती है, और जिस अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 है। तो अनुच्छेद 361 का जो प्रावधान है वो आपको पता होना जरूरी है। हमने अनुच्छेद 361 के बारे में चर्चा की है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 105। 105 किसके लिए प्रावधान किया गया है? संसद के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया अनुच्छेद 105 के तहत। विशेषाधिकार, तो संसद के सदस्यों के लिए जो विशेषाधिकार है वो अनुच्छेद 105 के तहत दिया गया है, और अनुच्छेद 194 के तहत किसको दिया गया है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार,
राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए जो विशेष अधिकार दिया गया है, जिसको राजस्थान समाचार पत्रों में 2-3 दिन काफ़ी अच्छा इसके लिए कवरेज दी थी। अनुच्छेद 194 का जिक्र बार बार किया गया था। उसमें यह कहा गया कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये हमारी जो प्रक्रिया थी, इसके बारे में एक बार पहले चर्चा कर लेते हैं। विधि के समक्ष संरक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नियम व कानून बनाए जाएंगे। ये अवधारणा हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इसके तहत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे, समान लोगों के लिए समान नियम बनाए जाएंगे। इसके तहत 3 वर्गों को शामिल नहीं किया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 361 यह कहता है राष्ट्रपति व राज्यपालों पर विधि के समक्ष समानता की अवधारणा लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। इसी क्रम में अब हम अनुच्छेद 15 को लेकर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 15 का संबंध समानता के अधिकार से है। कौन से अधिकार से? समानता के अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। इसी क्रम में अगर अनुच्छेद 15 को लेकर हम चर्चा करें, बातचीत करें, तो वो क्या कहता है? अनुच्छेद 15(1) को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 ये कहता है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं समानता के अधिकार को। समानता के अधिकार में ये कहा जाता है किसी के व्यक्ति के साथ में जाति को लेकर, लिंग को लेकर, मूल वंश को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले जातियों में भी भेदभाव किया जाता था। श्रमण जातियां हैं वो SC ST को पसंद नहीं करती थी, उनका शोषण करती थी, उनका शोषण किया जाता था, उनका शोषण होता था। तब ये प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति हो उसको धर्म को लेकर, जाति को लेकर, मूल वंश को लेकर, इसके अलावा जाति को लेकर, धर्म को लेकर, लिंग के लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो प्रावधान किया गया ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में किया गया। जैसे जैसे 15(1) है, 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) एक अनुच्छेद के साथ साथ में हम उनके प्रावधानों को लेकर चर्चा करेंगे। तो हम पहले अनुच्छेद 15(1) के बारे में लिख लेते हैं कि अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 15(1) ये कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, एक तो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, इसके अलावा मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 15(1) ये कहता है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको ये याद रखना है 5 प्रकार के लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो 5 प्रकार है, इन 5 प्रकार को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? ये बात अनुच्छेद 15(1) में लिखी गई है, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15(2) ये कहता है पहले क्या होता था कि अगर कोई एक पानी का कुआं है
कुएं के पास में जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया था। श्रवण जाति अलग पानी भरती थी, SC/ST वर्ग अलग पानी भरता था। होटल था, होटल में SC/ST को प्रवेश नहीं दिया जाता था। जहाँ SC/ST बैठती वहाँ श्रवण जातियाँ नहीं बैठती, जहाँ श्रवण जातियाँ बैठती वहाँ SC/ST नहीं बैठती। मंदिरों में भी ऐसा प्रावधान किया गया। आज भी भारत देश में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसको मिटाने के लिए एक बात कही गई कि सार्वजनिक कोई भी स्थान हो उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। होटलों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कुओं पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके अलावा तालाब पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, दुकानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी वर्गों के लिए सभी रूप से समान रूप से लागू किया जाएगा। आपको पता है कि जिस होटल में अगर SC/ST घुट गया तो वहाँ अगर बैठ गया, उस होटल में कभी श्रवण जातियाँ खाना नहीं खाती थी, क्योंकि उनको पता था कि भारत में ऐसा सिस्टम किया गया है। पहले क्या होता था, इन जातियों पर इतना अत्याचार हुआ था, इतना अत्याचार किया गया था, जिसको लेकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसे ऐसे प्रावधान किए जिनसे इन जातियों पर के अत्याचार को कम किया जा सके। तो प्रावधान 15(2) में ये किया गया कि सार्वजनिक स्थान हो, दुकान हो, कुआं हो, तालाब हो, होटल हो, इस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान रूप से इनके लिए सेवाएं उपलब्ध होगी। ये जरूरी नहीं कि अगर कोई बस चल रही है उस बस में SC/ST वर्ग को बिठाया जाएगा या अन्य वर्ग को नहीं बिठाया जाएगा, या अन्य वर्ग को बिठाया जाएगा, इनको नहीं बिठाया जाएगा। इस भेदभाव को कम करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। तो 15(2) ये कहता है, अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान, कौन सा स्थान, सार्वजनिक स्थान हो, दुकान हो, कुआं हो, तालाब हो, सार्वजनिक स्थान हो गए, दुकान हो गए, कुएं हो गए, तालाब हो गए, घाट हो गए, पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। दो बातें पढ़ी है कि किसी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि साहब आप ये जो चीज़ लागू की है, इसके बाद में आपको पता है कि जिस घाट पर हम जाते हैं उस घाट पर अन्य जातियाँ नहीं जाती है, जिस घाट पर अन्य जातियाँ जाती है उस घाट पर अन्य जातियाँ नहीं जा सकती। इसके अलावा दुकानों में सामान उन्हीं लोगों को मिलता है, होटलों में उन्हीं लोगों को खाना खिलाया जाता है। इस प्रकार के जो प्रावधान उनको समझ में आए, तब 15(2) में ये प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ में एक तो सार्वजनिक स्थान पर, एक दुकान पर, एक कुआं, एक तालाब हो, घाट हो, इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तब ये कहा गया चलो कोई बात नहीं, सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून बनाया गया है, सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून लागू होगा। तो ये कहा गया कि भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। 15(3) में एक प्रावधान किया गया था कि राज्य चाहे तो बच्चों व महिलाओं के लिए अलग कानून बना सकती है। तो ये राज्य को जो छूट मिली है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में मिली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य चाहे तो, कौन चाहे तो, राज्य चाहे तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग प्रावधान कर सकता है। तो ये जो प्रावधान किया गया वो 15(3) में किया गया। तो हम इनको साथ साथ में लिख लेते हैं। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिला व बच्चों के लिए अलग प्रावधान लागू कर सकती है, लागू कर सकती है। ये राज्य को छूट दी गई कि राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए भी अलग कानून बना सकती है, बालकों के लिए भी अलग कानून बना सकती है। ये जो छूट दी गई ये किसको दी गई थी? ये छूट दी गई थी राज्यों को। इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) में एक प्रावधान किया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं।
भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से और भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। एक राज्यों को छूट दी गई कि राज्य चाहे तो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अलग प्रावधान कर सकती है। आपको पता है हर राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ये अलग अलग प्रावधान ये नहीं है कि अनुसूचित जाति या जनजाति से मुख्यमंत्री बनाए तब किया गया है, या राज्यपाल बनाए तब किया गया है, या कोई मंत्री बनाए तब किया गया है। जैसे कह दिया कि एक अनुसूचित जाति से या जनजाति से मुख्यमंत्री बन गया तो वो अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्रावधान करता है। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है कि राज्य चाहे तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। और कौन से? जो लोग सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी राज्य अलग प्रावधान कर सकता है। तो 15(4) के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को लिख लेते हैं। ऐसा राज्य कर सकता है, ऐसा राज्य को पावर दिया गया है। तो राज्य को जो पावर दिया गया है उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 15(4). क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है कि पहले संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि पहले संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि पहले संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अलग प्रावधान कर सकती है। तो हम अनुच्छेद 15(4) में पढ़ रहे हैं कि ये 15(4) कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और प्रावधान ये किया गया था कि कोई व्यक्ति है सामाजिक दृष्टि से या कोई समुदाय है जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य अलग प्रावधान कर सकता है, और साथ में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए भी अलग प्रावधान कर सकता है। ये जो छूट दी गई वो राज्यों को दी गई। तो एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं इस पूरे 15(1) में क्या प्रावधान किया गया है? किसी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा 15(1) में। 15(2) यह कहता है किसी व्यक्ति के साथ में कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा? सार्वजनिक स्थान पर, दुकान पर, तालाब पर, घाट पर, होटलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 15(3) में प्रावधान किया गया है राज्य चाहे तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग प्रावधान कर सकता है। इसके अलावा राज्यों को यह भी प्रावधान दिया गया कि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों को यह प्रावधान दिया गया कोई सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो या अनुसूचित या जनजाति या जाति के लिए आप अलग से प्रावधान कर सकते हैं। ये राज्यों को क्या की गई थी? छूट दी गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अब हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 15(5). 15(5) ये कहता है कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए अगर कोई अनुसूचित जाति है, वो जनजाति है या सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए उच्च शिक्षण संस्थान में अलग से प्रावधान कर सकता है। आपको पता है कि उच्च शिक्षण संस्थान में क्या होता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अलग मेरिट रहती है
उनके लिए अलग प्रावधान किया गया है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान संविधान में किया गया है, न कि कोई मुख्यमंत्री राज्यपाल करता है। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, अनुसूचित जाति व जनजाति से हो, तो उनके लिए उच्च शिक्षण संस्थान में राज्य अलग से प्रावधान कर सकता है, या उच्च शिक्षण संस्थान में उसे आरक्षण भी दे सकता है। आपको पता है उच्च शिक्षण संस्थान में SC व ST या अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए अलग से जो प्रावधान किए गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत किए गए हैं। प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए 15(5) के तहत किया गया है। अगर 15(5) के बारे में चर्चा करें तो हमें क्या पता चला कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों, हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 15(5) और इसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान ये किया गया है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण का प्रावधान। उच्च शिक्षण संस्थान में जो आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए, ये आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) ये कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अलग से जो उच्च शिक्षण संस्थान में जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 किस कौन से में किया गया? 5 में। तो ये हमें जानकारी अभी प्राप्त हुई है। इसी क्रम में अगर आगे के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें तो आगे का अनुच्छेद हो जाएगा 15(6). 15(6) ये कहता है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। गरीबी किसी जाति को पूछ के नहीं आती है, किसी व्यक्ति को पूछ के नहीं आती है, किसी धर्म को पूछ के नहीं आती है, किसी समुदाय को पूछ के नहीं आती है। भारत में अगर राजपूतों में भी गरीब व्यक्ति पाए जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि SC ST में ही गरीब व्यक्ति होते हैं, राजपूतों में भी है, ब्राह्मणों में भी है, चारणों में भी है, स्वामियों में भी है। हर जातियों में अलग अलग पता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में व्यक्ति गरीब पाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि श्रमण जातियाँ हैं वो अमीर हैं, अनुसूचित जनजातियां गरीब है। गरीबी किसी व्यक्ति को पूछ के नहीं आती है, किसी धर्म को पूछ के नहीं आती है, किसी जाति को पूछ के नहीं आती है, किसी समुदाय को पूछ के नहीं आती है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) में यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हम यह कह सकते हैं सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से अनुच्छेद 15(6) सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान। सामान्य वर्ग है उसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) में किया गया है। इसी क्रम में आगे के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 आपको पता है, पहले 16 को लेकर 1-2 बार पहले भी चर्चा हुई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 यह कहता है किसी व्यक्ति के साथ में
नियुक्ति व रोजगार को लेकर समान रूप से रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के साथ में नियुक्ति के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, रोजगार के समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें कभी ये नहीं मिला, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जनरल जाति ही भर सकती है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति नहीं भर सकती, इसमें महिला नहीं भर सकती। भारत के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए समान रूप से रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये रोजगार में जो अवसर की जो समानता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के तहत मिली है। और यही प्रश्न पूछा गया था कि रोजगार में अवसर की समानता का अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है सभी व्यक्तियों के लिए नियुक्ति व रोजगार में समान अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ में यह भी लिखा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ में जन्म, धर्म, मूलवंश, लिंग, उद्भव, निवास स्थान, जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, लेकिन राज्य को यह भी कहा गया है कि आपको कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी जन्मा हो, उसका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कहीं भी उसका जन्म स्थान हो, कहीं भी उसका उद्भव हो, उसके साथ में रोजगार को लेकर आप किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रोजगार प्राप्त करने वाला जो अवसर है, समानता का जो अवसर है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद क्या क्या बतलाता है। तो अनुच्छेद 16 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है। एक काम करते हैं, अपन नए सिरे से ही लिखते हैं अनुच्छेद 16 को, कि अनुच्छेद 16 में कौन कौन सा प्रावधान किया गया है, क्योंकि यहाँ से 2 बार प्रश्न बन चुका है और हो सकता है आगे भी प्रश्न बनने की संभावना है। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को नियुक्ति व रोजगार में समान अवसर प्राप्त होगा। सभी लोगों को नियुक्ति व रोजगार में समान अवसर प्राप्त होगा। इसे आपको याद रखने प्रश्न में पूछा गया है कि आपको कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी रोजगार हो, कोई भी नियुक्ति भी, सभी लोगों को साथ में समान व्यवहार करना है। राज्य किसी व्यक्ति के साथ राज्य को क्या कहा गया है, राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, उद्भव के आधार पर, इसके अलावा है जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आपको पता है कि नियुक्ति को लेकर, रोजगार को लेकर सभी लोगों को समान अवसर दिया गया है। ये अवसर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि नियुक्ति व रोजगार में सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ में भी राज्यों को भी ये कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ आपको याद रखने की बात है, यहाँ 7 प्रकार के भेदों की बात की गई है कि 7 प्रकार के भेदभाव यहाँ राज्य नहीं करेगा। 7 प्रकार का भेदभाव कहाँ नहीं करेगा, तो 7 प्रकार का भेदभाव राज्य रोजगार की प्राप्ति में
अवसर की प्राप्ति में, नियुक्ति की प्राप्ति में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसी क्रम में हमने अभी पढ़ा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 15 को, अनुच्छेद 16 को, जिससे संबंधित जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि हमने समानता के अधिकार को लेकर चर्चा की है। समानता के अधिकार को लेकर चर्चा भी की है। साथ साथ में एक बार इनको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों के साथ में नियुक्ति व रोजगार में समान अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। से 7 प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकता। अभी आप थोड़ा समझो, देखो कि आज हमने पढ़ा क्या क्या। हमने पढ़ा अनुच्छेद 14 को, 15 को, 16 को। हमने पढ़ा 361 को, अनुच्छेद 105 को, अनुच्छेद 194 को। आज हमने 6 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की है। इसका मतलब कि 40-45 मिनट की जो क्लास होती है उसमें अगर 1-2 अनुच्छेद या 4-5 अनुच्छेदों को लेकर चर्चा की जाती है तो आप ये समझो कि डेली अगर इस प्रकार 3-3, 4-4, 5-5 अनुच्छेदों को लेकर चर्चा होती है तो अपने अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे, प्रावधान भी याद हो जाएंगे। अनुच्छेदों को अगर आपको याद है तो कम से कम 2 या 3% ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने अनुच्छेद 14 को लेकर पढ़ा जो समानता के अधिकार के बारे में बातचीत करता है। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार को लेकर चर्चा की है अनुच्छेद 15 में, 16 में और 14 में। इसके अलावा 361 में कहा है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को समानता के अधिकार, सभी वर्गों के लिए समानता के अधिकार से सिद्धांत लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 105 ये कहता है कि संसद के सदस्य होते हैं उनको विशेष अधिकार है और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए विशेष अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 है। तो ये साथियों हमारे समानता के अधिकार को लेकर हमने चर्चा की है। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी एक क्लास को आप सुनते रहिए जिससे आपको प्रतियोगिता परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न हल होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ में समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विष्णु चारण। जय हिंद, जय भारत माता।